वह ये है कि ये गुप्तकार बनाया हुआ है, ये केवल कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया, कश्मीरियों की भावनाएं और कश्मीर के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू सूबे के अंदर के लोगों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जब तक मोहम्मद शेख अब्दुल्ला, उसने कहा नहीं, आप यहीं रुको, आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। सबसे बड़ा अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई तो बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों के साथ। सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज जो पंजाब से आया था, वो भी कम से कम 6 दशकों से यहाँ पर इंतजार था कि हमें भी यहाँ की नागरिकता। रोहिंग्या यहाँ पर आ गए, बांग्लादेशी यहाँ पर आ गए, उनको संरक्षण दिया गया, उनको राशन कार्ड दिए गए, उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई गई। लेकिन कितने अफसोस की बात है, उनके साथ नहीं दिया। इस्लाम के अलावा ये देख नहीं सकते, अगर देख सकते तो कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक सिंह। गुप्तकार डिक्लेरेशन पे आज बात करेंगे, क्योंकि आज से कुछ दिनों बाद गुप्तकार डिक्लेरेशन जो है वो जम्मू में आने वाली है। और जब ये बनाई गई तब ये बात साफ और क्लियर शब्दों में उनकी तरफ से कहा गया कि जब तक हमें 370 नहीं मिलता तब तक हम ये झंडा भी जो भारत का है वो भी नहीं उठाएंगे। उसके बाद जम्मू के अंदर बवाल भी देखा, लेकिन ये बनाया सिर्फ 370 को पाने के लिए है या इनके पीछे इनकी और मंशा है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन 370 जिस वजह से हटाया गया, 35A आर्टिकल को जिस वजह से हटाया गया, क्या अगर उसे वापस 370 को वापस लाया जाता है, 35A आर्टिकल को दोबारा से लाया जाता है, तो क्या वो लोग जो वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे थे और वंचित थे, यहाँ की किसी भी तरह से वो यहाँ पर नौकरियाँ नहीं कर पा रहे थे, ज़मीनें नहीं खरीद पा रहे थे, उन लोगों का क्या होगा? इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं क्रांति दल के प्रधान प्रीतम शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि गुप्तकार डिक्लेरेशन जो बनाया गया, जिसमें ये क्लियर किया गया कि हम 370 जो है वो वापस चाहते हैं, इसीलिए सारी राजनीतिक पार्टियाँ जो है इकट्ठित होकर इस डिक्लेरेशन को बना रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस सारे विषय को? हमारा जो देखने का जो नज़रिया है वह ये है कि ये गुप्तकार बनाया हुआ है, ये केवल कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया, कश्मीरियों की भावनाएं और कश्मीर के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू सूबे के अंदर के लोगों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। अब बताना चाहता हूँ, मैं आज क्रांति दल की तरफ से एक प्रश्न करना चाहता हूँ गुप्तकार के नेताओं से कि अगर आप 370 हटाना चाहते हैं तो हमारा प्रश्न ये है, क्या मोदी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने पार्लियामेंट में एक कानून बनाकर यहाँ के जिन लोगों के साथ 70 सालों से भेदभाव होता रहा है, उदाहरण के तौर पर बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जिनके लिए क्रांति दल का गठन हुआ था, मैं आज को आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2007 27 अक्टूबर को परेड ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी सभा करके इसका गठन हुआ था। क्योंकि ये जो 90,000 के करीब जो फैमिली हैं, अब तो लाखों की संख्या में हो गए ये लोग, उस समय आए थे, उस समय मात्र ये कोई 25-35 हज़ार परिवार था, अब वो मल्टीप्लाई होता गया। लेकिन यहाँ के जब के मुख्यमंत्री शेख साहब ने 47 की बात करूँ मैं, जब दंगे हुए पाकिस्तान में, हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, तो उस बेस्ट पाकिस्तान जो एरिया क्षेत्र पड़ता है वहाँ से ये उठ के लोग आए थे। ये जम्मू से होते हुए पंजाब की ओर रुख कर रहे थे या बाहर की ओर रुख। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जब तक मोहम्मद शेख अब्दुल्ला, उसने कहा नहीं, आप यहीं रुको, आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। परंतु 70 साल बीतने के बाद, 70 सालों के उपरांत भी उनको नागरिकता नहीं दी गई। वो वोट नहीं डाल सकते, वो यहाँ की इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ नहीं सकते, वो यहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो लोगों के घरों में बेचारे मजदूरी कर करके वो अपने बच्चों का पालन। सबसे बड़ा अगर ह्यूमन राइट्स
वायलेशन हुई तो बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों के साथ हुई। इसके साथ हमारे पास जो बेचारे सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज जो पंजाब से आया था, वो भी कम से कम 6 दशकों से यहाँ पर इंतजार था कि हमें भी यहाँ की नागरिकता मिले। यहाँ गोरखा समाज है, वो भी यहाँ पर नागरिकता मांग रहा था, लेकिन इन सरकारों ने 70 साल में उनकी अनदेखी की। रोहिंग्या यहाँ पर आ गए, बांग्लादेशी यहाँ पर आ गए, उनको संरक्षण दिया गया, उनको राशन कार्ड दिए गए, उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई गई, लेकिन कितने अफसोस की बात है उनके साथ नहीं दिया। तो आज ये प्रश्न हम इन जो गुपकार के नेता हैं, इन्हें हम ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या इनकी नागरिकता फिर से छीनना चाहते हैं? आप उसी जगह पर उनको लेना चाहते हैं? ये वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, SC ST जो जिनको आरक्षण में अभी फ़ायदा मिला है, क्या वो भी आप छीनना चाहते हैं? इसका तो मतलब ये भी है। दूसरी बात ये है, अगर आपको इतना ही इससे खतरा है 370 और 35A हटने से, तो जाइए पार्लियामेंट में अपना बहुमत लाइए, क्योंकि पार्लियामेंट में ये कानून बना है, उसके माध्यम से यहाँ पर इसको हटाया गया था, जबकि ये टेम्परेरी प्रोविज़न था। 1954 नेहरू साहब की देन थी ये। उन्होंने कहा कि टेम्परेरी हम इसको ये लोगों के लिए रिलीफ के लिए दे रहे हैं, स्पेशल स्टेटस। लेकिन आपने अपने आप को पूरी कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी के लोगों को ही संरक्षण मिले और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर नकारा जाए। अगर आप इतने ही सबके हितैषी थे तो 1990 में कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया गया? मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों, मतलब 370 से वापस अगर आता है तो इनको क्या फ़ायदा होगा? इन राजनीतिक जितने भी लीडर ये इकट्ठे हुए हैं, इनको क्या फ़ायदा होगा? क्यों रोना रो रहे हैं कि नहीं 370 जो है हमें वापस दे दो? बच्चों की तरह कह रहे हैं कि अगर आप 370 हमें नहीं देंगे तो हम भारत का झंडा ही नहीं उठाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो ये कहने लगे कि हम 370 को वापस लाएंगे चाइना के साथ मिलकर। इस तरह की बयानबाजी करने पर इस तरह के मतलब स्तर को नीचे गिरा रहे हैं अपने स्तर को, क्या कारण लगता है आपको? इनका कारण है कि इनकी राजनीति की जो स्थिति थी ना, वो डगमगा चुकी है। अब नई वहाँ पर एक नई राजनीति का गठन हो गया, नए लोग आ गए, पढ़े लिखे लोग आ गए। इन्होंने बच्चों के और वहाँ के नागरिकों के दिमाग में ऐसा डाल दिया था कि सिर्फ इस्लाम इस्लाम इस्लाम, इस्लाम के अलावा ये देख नहीं सकते। अगर देख सकते तो कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। जम्मू में ये लोग जो भी जिनकी चर्चा कर रहा हूँ, इनको यहाँ नागरिकता इतनी देर नहीं लगती और हमेशा इन्होंने अड़ंगा अड़ाया। हमने इनकी लड़ाई लेके पार्लियामेंट तक लड़ी यार रिफ्यूजियों की, कि इनको नागरिकता मिलनी चाहिए। पूरी दुनिया का ये बहुत सबसे बड़ा इशू था, लेकिन इन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। भला हो मोदी सरकार का, जिन्होंने इन लोगों के साथ इंसाफ किया। और जम्मू के डोगरे, आज मैं एक और बात करना चाहता हूँ। अभी एक साल पीछे चले जाइए, ये 5 अगस्त 2019 से पीछे चलिए, तो जम्मू में हर एक राजनीति, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा था, यही मन में ये शंका लेके बैठा था कि हमें जम्मू छोड़ना पड़ेगा। जैसे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, ऐसे हमें जम्मू छोड़ना पड़ा। ये हालत क्यों बने थे? क्योंकि रोशनी एक्ट के जरिए मैंने पहले भी जिक्र किया कि 90% लोगों की कॉलोनियाँ बना दी, हिंदुओं को यहाँ का पलायन करने के लिए मजबूर किया। कश्मीर बेस पर जितने नेता हैं वो एंटी हिंदू ही बात करते थे, कभी हिंदू को या सिख को या किसी को प्यार नहीं करते थे, हमेशा एक कौम को नज़र रखा। अभी जो लोग ये छटपटा रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि अगर ये संख्या वेस्ट पाकिस्तानी भी आ गए, गोरखा समाज भी आ गया, वाल्मीकि भी आ गया, और ये हाँ एक और बात मैं जोड़ रहा हूँ उसके साथ ही, अब डीलिमिटेशन हो रही जा रही है। जो सीटों के साथ हमारे साथ भेदभाव था, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, बड़े पैमाने पर हेराफेरी थी, अब वो जो डीलिमिटेशन होगी उसकी क्लियरिटी आएगी, तो सीटों की भी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है बराबर हो सकता है 2 से 12 हो। तो इनको ये लगता है कि सारी उम्र हमने राज करना है, हम ही सत्ता पर काबिज रहेंगे और अन्य कोई बंदा यहाँ पर काबिज नहीं हो सकता। अभी ये सभी पार्टियां एक आवाज़ ये भी उठा रही है, भाजपा को छोड़कर, ये कह रहे हैं कि ये जो नया ज़मीनी कानून लाया गया है ये जम्मू कश्मीर के विरोधी है, जहाँ की जनता जो है इसकी वजह से पिसेगी, जहाँ की ज़मीनें जो हैं वो बाहर की कंपनियां ले जाएंगी, इंडस्ट्री लगाएंगी, और यहाँ के जो जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, वो बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये सही कह रहे हैं? नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जिनकी सत्ता हिल चुकी है वो ज़्यादा लोग छटपटा रहे हैं, इससे कुछ जाने वाला नहीं। उसका कारण मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप जितनी भी स्टेटें देखिए बाहर में, वहाँ कहीं भी 370 नहीं है, तो वहाँ कोई खतरा नहीं हुआ उनको। आप पंजाब चलिए, केरला चलिए, मद्रास चलिए,
असम जाइए, जहाँ आप बंगाल में चले जाइए, आप बेंगलोर में चलिए, कहीं भी जाइए, वहाँ तो 370 नहीं ना, कोई कानून नहीं ना है। तो वहाँ पर अगर खतरा नहीं है तो यहाँ क्यों खतरा होगा? खतरा नहीं, इससे जम्मू का डोगरा सेव हुआ है और अपने घर में रहेगा। जैसे यहाँ रोज़गार नहीं है, बच्चा पढ़ लिख के डिग्री करके बाहर की तरफ जाता है। अब यहाँ इंडस्ट्री जब लगेंगी, इंडस्ट्री स्थापित होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो घर में रोज़गार मिलेगा ना। माँ बाप के पास बैठेंगे, आपकी उनकी सेवा करेंगे, अपने लोग भी ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से भी हमने जब बात की तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें बाहर के लोग ले जाएंगे। नहीं, लोगों को कहने नहीं है। सरकार जब एक अपना स्पष्टीकरण दे रही है कि 90% ज़मीन जो है एग्रीकल्चर वो नहीं किसी को सेल होगी, अगर होगी तो यहाँ का ही जो बाशिंदा होगा उसी को वो दी जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट ने जो हायर की है वो देंगे इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि ये नेता, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं उनके ऊपर कब्जे इन्हीं नेताओं के हैं, और इनको ये लग रहा है कि अब हमें ये ज़मीनें देनी पड़ेंगी और कोई दूसरा आकर हमारी ज़मीनों पर अब काम करेगा? इनको खतरा है, आम लोगों को नहीं। का आम लोगों की क्या तकलीफ है? जिन्होंने हज़ारों कनाल इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड किए या भूमि माफिया द्वारा कब्जे की हुई है, ये ज़्यादा उनको तकलीफ है। और दूसरी है राजनीति जी, वो कहते हैं अगर ये सारा सब ठीक हो गया, हमने इसका विरोध नहीं किया तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, विरोध करेंगे शायद हमें 4 वोट ज़्यादा मिल जाएंगे। पर अगर वास्तविकता ये देखें कि ये अगर नहीं होता तो क्या होता, 370 नहीं हटती तो फिर क्या होता? फिर जम्मू के लोग बाहर जाते। यही लोग 2 साल पहले चला रहे थे, जम्मू के लिए बहुत खतरा हो गया, जम्मू के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया। अब उसको कौन सी मेडिसिन थी मुझे बताओ? वहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, ISI के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, हमारी असम्बली में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान कहाँ है? 2 संविधान, 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान का एक ही सपना है, अखंड भारत, एक झंडा, एक संविधान। तो फिर ये अलग अलग चीज़ें बनाकर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चलिए, ये 7 तारीख को अब जम्मू आने का इनका प्लान है, गुप्कार डिक्लेरेशन जो है वो जम्मू आ रही है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से और इन पार्टियों के नेताओं से? एक तो जम्मू बेस के जो नेता है, हम उन्हें हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि अपने अंदर की आत्मा को टटोलिए और देखिए कि 370 के कानून है और ये 35(1) ने कितनी बेड़ियाँ हमारे पाँव में डाल रखी थी। हमारी जो बच्चियाँ, हमारी बहनें, अगर बाहर शादी होती तो उनकी नागरिकता खत्म होगी। अगर एक ही लड़की शादी बाहर कर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी के सरकार को दे देंगे, इन गुप्तवार वालों को दे देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। ये लोग सोचे, और अगर ये बहाल होती है तो क्या ये जितने लोगों को लाभ हुआ है आप छीनना चाहते हैं उनसे, जो कि 70 सालों से यहाँ मांग रहे थे, आप छीनना चाहते हैं? क्या एजेंडा आपका क्लियर कीजिए, बताइए। आप भी जिस तरह के हम सवाल कर रहे हैं, आप भी बताइए जनता को कि गुप्तकार का एजेंडा जितने लोगों को लाभ हुआ हम नहीं छीनेंगे। तो हम आपके साथ हैं, बैठने के लिए तैयार बैठे। लेकिन लिंका अगर हक मारता है और जम्मू में अगर एजेंडा इस्लामीकरण चलता है तो हिंदुओं के साथ जुल्म जोर जबरदस्ती की जाती है, तो फिर डोगरा बर्दाश्त नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कि अंत में गुप्कार डिक्लेरेशन जो है 7 तारीख को जम्मू आ रही है, और इसके ऊपर जम्मू के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और जो प्रश्न क्रांति दल के प्रधान प्रीतम शर्मा जी ने उठाए हैं, उनके सामने नेताओं के गुप्कार डिक्लेरेशन के जो लीडर हैं उनके सामने रखे हैं, उनका जवाब जो है वो लीडर्स भी दें, और प्रश्न जो है यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता भी उनसे पूछे कि आखिर मकसद क्या है। कितने बेगुनाह लोग, बेकसूर लोगों को आप बेघर कर देना चाहते हैं वापस, यदि 370 चाहते हैं? ये कुछ प्रश्न हैं और ज़रूर आप पूछें। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।